तो जय हिंद बड़ी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेडियंस। एंड भी सबसे पहले बात करने वाले हैं आज 16 मार्च है, तो उससे रिलेटेड डेली एसएससी पत्रिका एनालिसिस। ठीक है, अब यार एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि भाई एसएससी पत्रिका है क्या। तो एसएससी पत्रिका का इंडिया का पहला सा ई न्यूज़पेपर है जो कि मेनली बनाया गया एसएसबी एस्पेरेंट एज वेल एज यूपीएससी के कुछ एस्पेरेंट्स भी इसको फॉलो करते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स के कुछ एडिटेड न्यूज़ फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एसएसबी एज वेल एज मल्टीपल एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। उन्हीं न्यूज़ को हम डिटेल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। एसएससी पत्रिका में 4 पेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 इंटरनेशनल न्यूज़ को, एक नेशनल न्यूज़ को एंड एक एडिटर ऑफ द डे को डिवोटेड होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल के साथ। तो भैया अच्छा, ऑल दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ आल्सो। दिस इज ट्वाइस एज रिकमेंडेड। ठीक है, तो ट्रस्ट कर सकते हो। इंडिया टुडे का पहला आर्टिकल देखने को मिलेगा कि भैया इंडिया टू फेंस करने वाला है एंटायर 1643 किलोमीटर टू स्ट्रेच ऑफ बॉर्डर्स विद द म्यांमार। अमित शाह सर जो हैं हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है, गृह मंत्री। तो भैया वो बोलते हैं कि भैया फेंसिंग होने वाली है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। अब ऐसा देखो, ये ऐसा जैसा नहीं है कि अभी की न्यूज़ है, ये आपको याद होगा अगर तो 2024 में इससे रिलेटेड सारे का सारा बजट एलोकेशंस वगैरह हो चुका था। ठीक है, एंड इंडिया म्यांमार के साथ करके हो रहे हैं। एक बड़ा रीजन दैट इज भैया कि आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, माइग्रेशन है, माइग्रेशन अब वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। ठीक है, तो भैया माइग्रेशन देखने को मिलता है। लॉट ऑफ पीपल्स जो कि अपनी कंट्री से खुश नहीं होते, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं, जहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। अच्छा, इंडिया म्यांमार के साथ आप देखो तो भैया 16 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे भैया हमारे बॉर्डर फुल्ली ओपनली तरीके से आप दोनों कंट्रीज के एक दूसरे के यहाँ जा सकते हो। ठीक है, सो इंडिया ने प्लान कर रखा है कंप्लीट फेंसिंग, जो कि अगले 10 सालों में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और फिर आगे चांसेस ये भी हैं कि भैया सेम चीज़ हम एलएसी एज वेल एज एलओएसी पे भी करें, मतलब चाइना एज वेल एज आपके पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। आप देख सकते हो हमेशा सरकारी कंप्लीट ट्वीट देखने को मिलेगा, द मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बिल्डिंग इम्पेनेट्रेबल बॉर्डर्स। ठीक है, ऐसे बॉर्डर जो कि इम्पेनेट्रेबल हो, मतलब जिनको भेदा ना जा सके। इट इज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ फेंस अलोंग एंटायर 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू फैसिलिटेट बेटर सर्वेलेंस एंड अ पेट्रोल ट्रैक अलोंग द बॉर्डर विल ऑल्सो बी पेव्ड। ठीक है, तो किसके लिए भैया, एक बेटर सर्वेलेंस देखने को मिल पाए हम, मतलब सर्वेलेंस अच्छे से कर पाए अलोंग विद दिस अ पेट्रोल ट्रैक। ठीक है, मतलब पेट्रोल ट्रैक जो भी आपको सर्वेलेंस के लिए, आप जो पेट्रोलिंग वगैरह करते हो ना, उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा था कि आसाम राइफल्स के जितने भी वहाँ पे जवान वगैरह हैं, तो उससे रिलेटेड उनके लिए कंप्लीट पोस्टिंग और जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे उससे रिलेटेड उनकी चेक पोस्ट बनाई जाएंगी मल्टीपल जगह। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल बॉर्डर लेंथ अ 10 किलोमीटर स्ट्रेच इन मोरहे मणिपुर हैज ऑलरेडी बीन फेंस्ड। ठीक है, तो इन दो कंट्रीज में पहली हो चुका। अच्छा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो मणिपुर में भी सिचुएशंस हो रही हैं। अच्छा, कुछ रिसोर्सेज का कहना है ऐसा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऐसा कोई आर्टिकल मेरे को देखने को नहीं मिला, तो मैंने नहीं लगाया, बट कुछ सोर्सेज का कहना ये है कि भैया जो भी अभी मणिपुर में आप सिचुएशन देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको म्यांमार बैक्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ कहना है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, फर्दर मोर टू पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफ द फेंसिंग थ्रू द हाइब्रिड सर्वेलेंस सिस्टम एंड अंडर एग्जीक्यूशन। जो हाइब्रिड सर्वेलेंस सिस्टम रहेगा, जिसमें आप सर्वेलेंस भी कर पाओगे एंड मल्टीपल चीजें भी देख पाओगे, जो कि हाइब्रिड मोड पे चलेगा, वो ये अंडर एग्जीक्यूशन है। एंड दे विल फेंस अ स्ट्रेच ऑफ 1 किलोमीटर ईच इन द अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज इन द मणिपुर। एडिशनली फेंस वर्क कवरिंग अप्रॉक्स 20 किलोमीटर इन द मणिपुर हैव ऑल्सो बीन अप्रूव्ड एंड द वर्क विल स्टार्ट सून। ठीक है, तो जो वर्क है वो स्टार्ट सून होगा। ठीक है, आगे देखोगे तो आपको भैया कुछ ऐसा सा ही सेम कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया टुडे न्यूज डेस्क में देखने को मिलेगी, जहाँ पे मेंशन है कि भैया यूएन एंड होम मिनिस्टर आपके ये बात बोलते हैं, ट्यूसडे को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिग्नलिंग अ पोटेंशियल एंड टू द फ्री मूवमेंट रिजीम। जो मैं बोल रहा था ना 16 किलोमीटर का, वो अंडर एफएमआर होता है। एफएमआर क्या है, एफएमआर आपको देखने को मिलेगा फ्री मूवमेंट रिजीम। अंडर दिस, इसका अंडर दिस बोल सकते हैं कि एक जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक बोल सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि फ्री मूवमेंट रिजीम के अंतर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे भैया आप 16 किलोमीटर की टेरिटरी में एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हो विदाउट एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए आपको कोई वीजा वगैरह और कुछ ऐसे फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसी की वजह से आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन देखने को मिलता है। तो इसी वजह से उन चीज़ों को रोकने के लिए हम फेंसिंग करने वाले हैं। इन द सोशल मीडिया पोस्ट, साहा सेड दैट आउट ऑफ अ लैंड टोटल बॉर्डर 10 किलोमीटर जो आपका होगा, वो इन दो जगह पे भी मुरहे एंड मणिपुर हैज ऑलरेडी बीन फेंस्ड। तो यहाँ पे मणिपुर में अच्छा पहले ही हो चुका है, मणिपुर में 1 किलोमीटर तक और होगा, एंड सेम अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। स्टार्ट करते हैं सेकंड आर्टिकल के साथ। तो द इंडिपेंडेंट का आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ पे भैया मेंशन्ड है, जहाँ पे क्या मेंशन्ड है कि आपके जो ट्रम्प साहब हैं। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट नहीं हो पा रहा, तो लेट मी टेक द पेन ओनली। ठीक है, देखो ट्रम्प ड्राफ्ट 3 टियर
3 टियर यूएस ट्रैवल बैन टारगेटिंग 43 कंट्रीज, ठीक है। अब एग्जैक्टली होता है क्या, देखो अब ट्रम्प साहब हैं वो भैया एक लिस्ट निकालते हैं, एक लिस्ट निकालते हैं जो कि 40, अच्छा कहीं पे मेंशन है 43, अच्छा द हिंदू के आर्टिकल में आप देखोगे तो आपको 41 देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 41 से लेके 43 कंट्रीज, इसके बीच में मतलब कुछ कंट्रीज की लिस्ट निकाली जाती है जिनको बैन कर दिया जाता है, वो यूएस में कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनकी कंट्री का वीजा चाहे जितना अच्छा ही क्यों ना हो। उसमें 3 तरीके की लिस्ट निकाली गई, डेट इज पहली है आपकी रेड लिस्ट, दूसरी है आपकी ऑरेंज लिस्ट, एंड तीसरी है आपकी येलो लिस्ट, ठीक है। ऑरेंज लिस्ट एंड देन येलो लिस्ट, तो इन 3 तरीके की लिस्ट निकाली गई है। अच्छा, इन लिस्ट में बोला क्या गया, जो भी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से वो आपको याद रख लेना है कि भैया रेड लिस्ट, ठीक है। रेड लिस्ट में टोटल ऑफ 11 कंट्रीज को रखा गया है जिनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया, कंप्लीटली ये बैंड है। इसमें आपको वो कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो ऑलमोस्ट आप देखो कि मतलब यूएसए से उनकी ज़्यादातर बनती ही नहीं, यूएसए हमेशा वर्सेस रहता है इन 11 कंट्रीज के, जैसे कि आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अच्छा, भूटान के बारे में बात करेंगे एक अलग से, क्यूबा हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। ईरान से रिलेटेड आपको पता होगा यूएन हुतीस पे अभी भयंकर दबा के क्या की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है, ठीक है, एयर स्ट्राइक। तो इसको मैंने आज ही रिवाइज कर दिया, हालांकि आपको कल के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। लीबिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, सीरिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, यमन हो गया। अच्छा, सीरिया में देखो तो आपको वही सारी कंडीशन जो बशर अल असद का जो HTS का पूरा आपको देखने को मिलता है, उसमें बताया जाता है कि यूएसए का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। यमन हुतीस की मैंने इधर बोला एयर स्ट्राइक हो रखी है, ठीक है। अब भैया भूटान क्यों, भूटान का आप देखोगे तो भैया भूटान एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया पे काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखाती है, एक आइसोलेटेड टाइप ऑफ कंट्री है जो कि नेपाल की तरह डाइवर्सिफिकेशन को लेकर नहीं चलती, ठीक है। वो उनको जितना मिला है या फिर वो जितनी अपनी इकोनॉमी है उसमें वो अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चीज़ें हैं, और इंडिया के बजट में भी उनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं। आपको पता नहीं चाहिए कि भूटान के PM भी आ रखे थे, और जब महाकुंभ हुआ था तो वहाँ के किंग वगैरह भी आ रखे थे। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है, मतलब इंडिया के साथ तो दबा के अच्छे रिलेशन है, लेकिन भूटान के साथ भैया यूएसए ने ऐसा क्या कर दिया कि यूएसए ने इनको रेड लिस्ट में बैन कर रखा है। देखो, सबसे पहली बात आपको देखने को मिलेगी कि भूटान की कोई भी एम्बेसी आपको यूएसए में देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल नहीं बन पाते। इवन अगर यूएसए भूटान में अगर किसी को जाना है तो इंडिया के थ्रू होकर जाना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मे बी एक रीजन हो सकता हो जो कि क्योंकि एक इतना छोटी कंट्री होने के बाद भी यूएसए को शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, मे बी एक रीज़न हो, या फिर हो सकता है कि डिप्लोमेटिकली कोई बड़ा रीज़न निकल के आ रहा हो, लेकिन अभी तक हम उसके बारे में अवेयर नहीं हो। तो आगे जाकर अगर ऐसा कुछ निकल के आएगा सो वी विल डेफिनेटली अवेयर अबाउट इट। अब बात करते हैं दूसरी लिस्टों के बारे में, जो आपको 2 तरीके की और लिस्ट देखने को मिलेंगी, डेट इज़ आपका रेड हो गया ना, ऑरेंज, ऑरेंज लिस्ट। अच्छा, ऑरेंज लिस्ट इसलिए सबसे ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि भैया ऑरेंज लिस्ट में आपको नाम देखने को मिलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ अभी बताऊंगा उसको भी। पाकिस्तान का भैया नाम क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है, जबकि आप देखो तो यूएसए तो पाकिस्तान पे मेहरबान रहता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अब जो टेररिज्म की चीज़ें बढ़ती चली आ रही हैं वो आपको देखने को मिलेंगी क्या, ठीक है। एंड जो पाकिस्तान एज अ हब बनाया जा रहा था कि वो ये कभी ना कभी अफगानिस्तान कंट्रोल कर पाएगा, वो तो अब ऐसा हो ही नहीं पा रहा है ना। मतलब अगर आपको ब्रॉडर गेम पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो तालिबान है जो अफगानिस्तान में, उनको ही कंट्रोल करने के लिए यूएसए हमेशा फंड करता था पाकिस्तान को, बट ऐसी चीज़ें तो अब हो नहीं पा रही। टेररिज्म का एक सेंटर आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद दिस इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा कोलैप्स करती चली आ रही है कि भैया अगर ये इनको अगर यूएसए का सपोर्ट रहेगा तो यूएसए से फंड्स मांगेंगे ही, ठीक है। और जब यूएसए से फंड्स मांगेंगे तो देखो आप देखोगे भैया ट्रम्प साहब पैसा देने के मतलब बोल सकते हैं कि उसके फेवर में कम है और पैसा लेने के फेवर में ज़्यादा है, जहाँ पे आपको टैरिफ जैसी चीज़ें और जो ऑयल इंपोर्ट वगैरह वगैरह चीज़ें वो आपको देखने को मिलेंगे ना। उन्होंने बोला है कि भैया ऑयल भी हम ही एक्सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए वो यूएसए को ग्रेड बनाना चाहते हैं, वो कैसा होगा जब सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसका ऑरेंज लिस्ट का मतलब क्या है, ऑरेंज लिस्ट अगर आपके पास है, आपका नाम मतलब आपकी कंट्री का नाम अगर ऑरेंज लिस्ट में है तो आपकी कंट्री के सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जो कि 1% या फिर बोल सकते हैं 2% लोग जो कि ऑलमोस्ट रिच हैं, ठीक है, मतलब द रिचेस्ट ऑफ योर कंट्री, वही सिर्फ इन कंट्रीज में जाकर विजिट कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। स्टूडेंट वीजा हो, टूरिज्म वीजा हो, कहीं नहीं जा सकते भैया, सब खत्म, ठीक है। तो अब भैया देखना पड़ेगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसी कोलैप्स कर रही थी, अगर 1-2% भी पीपल जो सिर्फ यूएसए में जा पाएंगे, इससे होता क्या है, इससे भैया समझ में आता है कि भैया पाकिस्तान का वीज़ा है, जो पाकिस्तान का वीज़ा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि भैया इनमें यूएसए इनको एंट्री नहीं दे रहा। इस वजह से जो भी यहाँ पे रिच पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, रिच पॉपुलेशन शिफ्ट करेगी, ठीक है, माइग्रेट करेगी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, जिससे क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है नहीं, तो ये भैया पैसा देकर दूसरी कंट्री का वीज़ा भी एक्वायर कर सकते हैं, जिसके कारण इनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट विचनेस, ठीक है, समझ पा रहे होगे। अच्छा इसमें आप देखोगे तो इसमें भी ऑलमोस्ट 20+ कंट्रीज़ का नेम था। लास्ट में जाती है आपकी येलो लिस्ट, ठीक है।
लास्ट में आ जाती है आपकी येलो लिस्ट। अच्छा, येलो लिस्ट वालों में भी कुछ कंट्रीज़ का नेम है जिसमें इनको दिया गया ऑलमोस्ट 60 डेज़ का टाइम। 60 डेज़ का टाइम दिया गया कि भई आप प्रूफ करो कि आप हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जो टेररिज्म को फंड करती हो, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। आफ्टर दैट जब अपनी पूरी प्रूफ कर दोगे और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हम फुलफिल कर पाएँगे, मतलब हम इंश्योर कर लेंगे कि हाँ, हमारे नागरिकों को या आपके आने से हमारे यूएसए में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो भैया हम आपकी सारी की सारी जो भी बैन कर रखा है हमने ट्रैवल, वो सारी की सारी रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं जो भी मैंने बोला था, वो ये पाकिस्तान से रिलेटेड एक न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा, ये थर्ड आर्टिकल है, ब्लास्ट आउटसाइड अमृतसर टेम्पल, ठीक है। अमृतसर टेम्पल के बाहर आपको ब्लास्ट देखने को मिलता है। अच्छा, हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि भैया कोई भी हर्ट नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने इसमें आईएसआई का रोल बताया। आईएसआई जो कि एक बोल सकते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहाँ की भैया, पाकिस्तान की। तो देयर वर सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ द एक्सप्लोजन्स टारगेटिंग पुलिस पोस्ट इन द अमृतसर एंड द गुरदासपुर इन द पास्ट 4 months, बट दिस इज द फर्स्ट सच अटैक इन अ टेम्पल। देखो एग्जैक्टली है क्या, द इंडियन एक्सप्रेस का आपको ये कंप्लीट आर्टिकल देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ न्यूज़ आपको पत्रिका के थर्ड आर्टिकल पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब भैया क्या है एग्जैक्टली बताते हैं। देखो, आप अगर देखोगे तो भैया जब आपको अमृतसर पता होगा, अमृतसर है ना, मतलब आपका अमृतसर में आपका जो गोल्डन टेम्पल है, वहीं पे भैया ये ब्लास्ट देखने को मिला है, ठीक है। ब्लास्ट में बताया गया है कि भैया आईएसआई का कहीं ना कहीं रोल है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आईएसआई डेट इज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जैसे हमारे यहाँ रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। लेकिन उससे हम इसको कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, मतलब एक जस्ट एक सिनेरियो के लिए बता रहा हूँ, एनालॉजी के लिए, ठीक है। अब आपको एक ब्लास्ट देखने को मिलेगा, कहाँ पे भी ये टेम्पल के पास देखने को मिलेगा, पंजाब के अमृतसर में, इन द वी हाउस ऑफ वी आर्स ऑफ द सैटरडे, पुलिस सेट, पुलिस बोलती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे देखने को मिला है, जिसमें आईएसआई का आपको रोल देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली हुआ क्या, जब इसमें भैया कोई भी हर्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सप्लोसिव डैमेज था वो एक पोर्शन ऑफ वॉल को खत्म कर देता है, जो कि आपको ठाकुरद्वार टेम्पल, जो कि खंडवाला एरिया के पास आपको देखने को मिलेगा, है ना। सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया जाता है कि भैया कुछ लोग आते हैं मोटरसाइकिल से, अराउंड 2 लोगों को बताया गया है कि भैया 2 लोग अनआइडेंटिफाइड जो कि मोटरसाइकिल से आते हैं, कैरिंग अ फ्लैग, वन पर्सन गॉट डाउन एंड आफ्टर अ व्हाइल हर्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टुवर्ड्स द टेम्पल एट अराउंड 12:35 AM एज दे fled on the motorcycle, a loud explosive occurred causing panic among the local residents, they said, ठीक है। तो इस तरीके से अटैक किया गया था, बता दिया मैंने आपको। आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि भैया 2 मेगा प्रोजेक्ट, जिनसे रिलेटेड कई बार बात हो चुकी है कि भैया 2 मेगा प्रोजेक्ट जिनकी साथ हमें फ्रांस के साथ डील करनी है, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में हो जाएगा, मतलब इस साल ये सारी डील आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें क्या है, अभी भैया आपको पता चाहिए कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस कई सारी होती हैं, जैसे वरोना वगैरह हो गया, तो हम इनके साथ करते हैं फ्रांस के साथ। तो अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होनी है आगे जाके, उसी मिलिट्री एक्सरसाइज में बोला जा रहा है कि भैया देखो बेसिक फ्रेमवर्क सारा तैयारी है, बट जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो उस नेगोशिएशंस सारे उस टाइम पे खत्म हो जाएंगे और फाइनली हम ये डील साइन कर लेंगे। तो 2 मेगा डिफेंस डील विद द फ्रांस अवेट्स क्लियरेंस क्लियरेंस बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन दी सिक्योरिटी, ठीक है। तो मतलब क्लियरेंस मिल जाएगा। आगे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, द नेवी इज कीन डेट द एग्रीमेंट फॉर द 26 राफेल एम फाइटर जेट एंड 3 more स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स वर्थ अ टोटल ऑफ $11 इंक्ड दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में दोनों चीजें हो जाएंगी। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, डेट इज भैया 26 आपके राफेल एम फाइटर जेट से दोनों चीज़ें आपको देखना होगा कि भैया जो भी आपके जो दोनों मेगा प्रोजेक्ट हैं वो आपके देखा जाए तो दोनों के दोनों आपको नेवी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। एंड आपको क्या देखने को मिलेगी, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन, ठीक है। अच्छा, हालांकि ये कन्वेंशनल क्लास सबमरीन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर्ड ऐसा सच नहीं है। आपकी स्कॉर्पिन क्लास आपको पता होना चाहिए कि स्कॉर्पिन क्लास क्या होता है, मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया, ठीक है। आगे बात करें तो इसी आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने हाईलाइटेड तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे लिख दी है कि भैया आर्टिकल डिस्कस करता है आपके डील के रिलेटेड बिटवीन द इंडिया एंड द फ्रांस विच आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। दीज डील्स इंक्लूड, दो चीज़ें उसमें बताई गई हैं, 26 फाइटर राफेल एम फाइटर्स के बारे में एंड भैया 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन के बारे में। अगर हम फाइटर जेट्स के बारे में बात करें तो भी आपको देखने को मिलेगा, इंडियन नेवी प्लान्स टू एक्वायर these aircrafts for its aircraft carrier to strengthen maritime security. The proposal is awaiting final clearance after a formal price negotiation. जैसे ये प्राइस नेगोशिएट हो जाएगा तो उसके बाद ये क्लियरेंस मिल जाएगी। वहीं पे अगर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन की बात करें तो एनहेंस इंडियाज अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, दीज सबमरीन्स विल बी बिल्ट अंडर अ बाय एंड मेक एग्रीमेंट विद द मैजगन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। सो ये बाय एंड मेक के मतलब आप खरीदोगे भी और फिर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए बनाओगे भी, तो इस तरीके की ये नेगोशिएशन चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये बातें आ रही हैं, अब जो फाइनल डील हो जाएगी तो भैया एग्जैक्टली क्या निकल के आता है वो देखना होगा उस टाइम पे, ठीक है। आगे बात किया जाए तो बोला गया कि ये जो कंबाइंड वैल्यू निकल के आएगी वो अराउंड $11 बिलियन की निकल के आएगी। द डील आर एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड विद द फाइनेंशियल ईयर, बूस्टिंग इंडिया एंड फ्रांस डिफेंस कॉपरेशन। द राफेल एम फाइटर जेट विल कॉम्प्लीमेंट द existing fleet of the Rafale fighter
एक्वायर्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल लिए गए हैं, ऑब्वियसली आप अवेयर हो। एडिशनली द आर्टिकल्स मेंशन दैट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड दीज प्रपोजल्स इन 2023 एंड फर्दर डेवलपमेंट्स आर एंटिसिपेटेड सून। अच्छा, ये मतलब ये आप पता ही है आपको सारी भैया कि डीएसी ये सारी करेगी और मैजर डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा होगा, है ना। अच्छा, राफेल और तेजस एज वेल एज Su-30 ये तीन अभी इंपॉर्टेंट फाइटर्स हैं जिनके रिलेटेड आपके एसएसबी में पूछा जाता है, तो आप प्रहार सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। अभी यार एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी मैंने, डेट इज कि भैया आपका जो अमृतसर का ये पूरा केस हो रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई नया केस हो, है ना, मतलब आप देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम हुआ है। अगर आप देखो तो भैया मिड ऑफ नवंबर से लेके, मतलब मिड ऑफ नवंबर से लेकर 2024 से, ठीक है, मिड ऑफ नवंबर से 2024 से देखो तो अभी ऐसा ज़्यादा महीना हुए नहीं है, मतलब आप देखोगे तो शायद 5 महीने से भी कम है। और भैया अराउंड 14 प्लस ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, ठीक है, जो अभी आपको देखने को मिला ना कि भैया 2 लोग आए बम फेंक के चले गए, ठीक है, आईएसआई का रोल बताया गया, तो ऐसे आपको 14 प्लस इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोसिव ज़्यादा हो गया कि भैया पूरी की पूरी दिवाली उड़ जाती है, ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, बट ऐसा नहीं है कि नया हो कुछ, ठीक है। आगे बात किया जाए तो भैया एक बेहतरीन न्यूज़ डेट इज भैया इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये आर्टिकल उठाए गए हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्पेस एक्स लॉन्च कर देता है न्यू क्रू टू रिप्लेस नासा स्टैंडर्ड एस्ट्रोनॉट्स एट द आईएसएस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि भैया डॉकिंग एंड जो अनडॉकिंग कैपेबिलिटी है जो इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, इंडिया जो फोर्थ कंट्री बन चुका है, जिससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो फुटेजेस एज वेल एज मतलब सब कुछ हम इससे रिलेटेड कवर कर चुके हैं ना। मिशन का नाम क्या है, स्पीड एक्स है, कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर में। डॉकिंग कब होती है, जनवरी में होती है, 2 महीने बाद मार्च में भी आपको अनडॉक रिलेटेड देखने को चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। किस लिए बनाया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन एंड 2 वे मिशन को सक्सेसफुल कंडक्ट करने के लिए, या फिर कभी बाहर से अगर कोई मटेरियल्स लेके आने हैं फॉर दी रिसर्च तो उससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ भैया बताइए, सब तो आप बता चुके हो। आगे देखो, इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि स्टैंडर्ड नासास एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एंड वुच विलमोर टू रिटर्न होम एज स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन रीचेस आईएसएस। भैया एग्जैक्टली है क्या, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, आपको पता होना चाहिए कि भैया आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि है कहाँ पे भैया, स्पेस में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आपका स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में, तो भैया यहाँ पे पहले से ही कई लोग हैं जो कि वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल सही बात है भैया। अब जो कई लोग वर्क कर रहे हैं उन्हीं में से आपके 2 यहाँ पे एस्ट्रोनॉट आपको देखने को मिलेंगे जिनके नाम यहाँ पे मेंशन है, डेट इज, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनके नेम को, डेट इज भैया विलियम वुच एंड विलमोरा, ठीक है, मतलब सुनीता विलियम एंड, यार हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो, पता नहीं हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेट इज भैया सुनीता मैम है एक, ठीक है, यहाँ पे वुच बिलमोर है। तो भैया ये दोनों तकरीबन 9 महीने से आपके आईएसएस में थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे। अब इनका टेन्योर बोल सकते हैं या फिर एक टाइम पीरियड जो खत्म हो चुका है, मतलब वहाँ पे अब इनको वापस भी तो आना होगा। तो भैया वापस आने के लिए दोबारा से कुछ न्यू क्रू मेंबर्स को भेजा गया है नासा के द्वारा ऊपर आसमान में आईएसएस में, जो कि अगले 6 महीने तक वहाँ पर रहने वाले हैं, एंड इन दोनों को वापस बुला लिया गया। अच्छा, इन दोनों को भैया वापस कुछ टाइम पहले ही आना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स ये लोग वापस नहीं आ पाते हैं, ठीक है। इस वजह से भैया इनको मतलब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुलाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि लेट हो गए हैं वापस बुलाने में, सीधी सी बात ये है। आपको मोर इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी, जहाँ पे मेंशन है कि भैया आई स्पेस एक्स कैप्सूल सक्सेसफुली डिलीवर्ड फॉर 4 एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्ली संडे मॉर्निंग। अच्छा, ये जो कंप्लीट आपका जो बोल सकते हैं जो इस मिशन है, ये आपका फ्राइडे को स्टार्ट किया गया था और संडे को, मतलब संडे की सुबह को ये सारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपको ये 4 एस्ट्रोनॉट ये देखने को मिलेंगे, ये 4 एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। आगे बोला जाए, आगे क्या मेंशन है कि भैया इन अ मिशन एम्ड एट द स्वेपिंग क्रू मेंबर्स एंड ब्रिंगिंग होम टू एस्ट्रोनॉट, क्या करने के लिए, स्वैप करने के लिए, मतलब ये चेंजमेंट ऑफ द क्रू मेंबर्स, ठीक है। मतलब ये 4 क्रू मेंबर गए हैं और 2 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं, जिसमें आपका विच विल्मर एंड सुनीता विलियम मैम शामिल है, ठीक है। हु हैज बीन स्टैंडर्ड अवार्ड फॉर द नियरली 9 मंथ्स, जो कि ऑलमोस्ट 9 महीने से वहाँ पे अपनी सर्विसेज को दे रही है, ठीक है। द क्रू 10 एस्ट्रोनॉट्स जर्नी बिगिंस विद अ लॉन्च फ्रॉम द नासास कैनली कैंडी कैन कैंडी कैनेडी स्पेस सेंटर इन द फ्लोरिडा ऑन फ्राइडे इवनिंग को, जो मैंने बताया ना फ्राइडे को स्टार्ट होता है। आफ्टर 29 आवर्स स्पेस एक्स क्रू जो आपके ड्रैगन कैप्सूल है वो ये डॉक कर जाता है। देखो, आप डॉक का नाम आया ना, तो आपको बताना चाहिए डॉक कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक करना नहीं आता आपको तो भैया आप अपने कभी मेंबर्स को ऊपर भेज ही नहीं पाओगे। ISS एट दी 4 मतलब 40 एट द GMT को पता होना चाहिए ना, ग्रीनविच मीन टाइम, बस समझ पा रहे हो, ज्योग्राफी है ये, ठीक है। सो द डॉकिंग मार्केट द स्टार्ट ऑफ द रूटीन क्रू रोटेशंस दैट हैज taken on added significance due to the extended history of the NASA's astronaut who have been stuck ऑन द स्टेशन सिंस अ माल फंक्शन विद द बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो जो तकरीबन 9 महीने से मतलब 6 महीने की ऑलमोस्ट सर्विस रहती है, ठीक है, आपको 6 महीने के बाद स्वैप कर दिया जाता है, बट यहाँ पे एक माल फंक्शन देखने को मिली थी जो कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में, जिसके कारण उनकी सर्विसेज 9 महीने तक हो गई थी, ठीक है। अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको हिस्ट्री की तरफ ध्यान देना होगा, डेट इज द हिंदू का आपको कंप्लीट आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेंशन है कि श्रीलंकन पार्लियामेंट टू डिबेट रिपोर्ट ऑन दी टॉर्चर कैंप फ्रॉम 1980 से जो टॉर्चर कैंप चले आ रहा है, तो उससे रिलेटेड डिबेट देखने को मिली है। सीधी सी बात है कि भैया उससे रिलेटेड डिबेट रिपोर्ट अब निकल के आई है।
क्या है भैया कंप्लीट सिनेरियो 1980 के बारे में बताते हैं। आपको देखने को मिलेगा श्रीलंकन पार्लियामेंट टू डिबेट रिपोर्ट ऑन दी अनलॉफुल डिटेंशन टॉर्चर इन द 1980s। ठीक है, अब देखो 1980 में आपको बताना चाहिए कि भैया, आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहिए कि श्रीलंका में हमारी इंडियन आर्मी, मतलब हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी श्रीलंका में काफ़ी कुछ हो रखा है। ठीक है, बहुत सारे हमने मिशन वगैरह लॉन्च कर रखे हैं। इंडियन आर्मी ने वहाँ पे कई सारे मिशन को एग्जीक्यूट भी किया है सक्सेसफुली। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, आपको बताना चाहिए JVP। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही है JVP। तो भैया होता क्या है, जेबीपी जो आपकी है 1980s के अराउंड, आपको बताना चाहिए कि भैया सबसे पहले आपका मतलब जो जेबीपी है ये क्या है, ये भैया का एक पॉलिटिकल ग्रुप है। ठीक है, मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उस तरीके का एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। जेपीवी क्या करते हैं, जेपीवी वर्सेस क्या देखने को मिलता है आपको, जेपीवी वर्सेस आपको देखने को मिलता है श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जेपीवी वर्सेस श्रीलंकन गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे जस्ट ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, जेपीवी वर्सेस आपको देखने को क्या मिलता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट। अच्छा, जो जीपीवी जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो भैया अलग ही आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। होता क्या है कि इन आइडियोलॉजी के क्लासेस के चलते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट जो उस टाइम पे पावर में थी, वो जीपीवी के लोगों को हैविली तरीके से, मतलब बताया जाता है कि तकरीबन हजारों लोगों को मतलब डिटेन कर लिया जाता है। जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या होता था भैया, जब हमारे ब्रिटिशर्स वगैरह यहाँ पे रूल करते थे और जब हमारी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं करती थी, हम चाहते थे कि भैया हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो, ये करो वो करो, तब उन्होंने क्या किया था, जितने भी बड़े लीडर्स सबको उठा के जेल में पटक दिया था। ठीक है, टॉर्चर किया गया था, हैवी डिटेंशन हुआ था, इस तरीके की जब चीज़ें हुई थी तो वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है। तो ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा जेपीवी के जो सपोर्टर थे उनके खिलाफ देखने को मिला था, जहाँ पे हैवी तरीके से डिटेंशन वगैरह किया गया था। अब अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि भैया कुछ चीज़ें जेपीवी की सही भी थी और कुछ खराब भी थी। जैसे खराब में बोला तो जेपीवी बोलती थी कि इंडिया से बिल्कुल दूर रहो, इंडिया का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वो कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है, वो चीज़ों पे बिलोंग करता है कि भैया आप किस सिनेरियो से उसको देख रहे हो। ठीक है, आगे बात करा जाए तो भैया जब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो डिटेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी के जो आप देखो तो जो उनके यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो भी कहीं न कहीं जेपीबी से ही बिलॉन्ग करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में कंप्लीटली मेंशन थी। अब होता क्या है, अब भैया उससे रिलेटेड रिपोर्ट निकल के आई है। रिपोर्ट निकलने का मतलब ये है कि भैया अब रिपोर्ट का कहना ये है कि भैया जितने भी आपने लोगों को डिटेंशन वगैरह किया और जिन्होंने भी अपने लव्ड वंस को खो दिया, एटलीस्ट उनको कंपनसेट करो, उनकी फैमिलीज़ को ऑनर दो और जो भी चीज़ें आप कर सकते हो उनको, मतलब रिजर्वेशंस वगैरह दो, जॉब वगैरह में, सिलेक्शन वगैरह में। तो इस तरीके की बातें बोली गई हैं। बाकी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा, सबसे पहले अगर बैकग्राउंड ऑफ द आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल रेफर करता है एक सेंसिटिव पीरियड इन द श्रीलंकन हिस्ट्री ड्यू टू द 1980s व्हेन द गवर्नमेंट एलिड दैट द कैरिंग आउट अनलॉफुल डिटेंशन होता था, टॉर्चर होता था एंड द इन्फोर्समेंट डिसअपियरेंस। दिस अकर ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ द जनता विमुक्ति परामुना। ठीक है, जेपीवी, जेपीवी जो कि पॉलिटिकल ग्रुप था। ठीक है, इंसरसेक्शंस एंड द पॉलिटिकल डिसेंट्स। ठीक है, द पीरियड वाज मार्क्ड बाय अ सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप इतनी सारी चीजें करोगे तो आपको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट JR जयवंत्रा। ठीक है, जो मैंने बताया ना, JR जयवर्धन। ठीक है, तो जो आपके ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनकी लीडरशिप के उस टाइम पे जब इनकी सरकार थी, जब ये वहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो ये सारी चीज़ें इनकी लेड गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 1980s में हुआ था। आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको 1971 में भी देखने को मिलेंगी। तब इतनी ज़्यादा लेकिन वॉयलेंट नहीं थी। 1980s में इसको एक बोल सकते हैं कि एक मतलब एक नेक्स्ट लेवल ही चला गया चीज़ें। ठीक है, आगे देखो, फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन कॉल फॉर द जस्टिस एंड द अकाउंटेबिलिटी फॉर द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो भी विक्टिम है उनकी फैमिली थी, तो कई सालों से ये चर्चा चली आ रही है कि भैया उनको जस्टिस वगैरह मिलना चाहिए। इनिशियली लेकिन होता क्या है, इनिशियली भैया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सुनने से मना ही कर देती है, सीधी सी बात सप्रेस कर देती है, मना कर देती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हमने कुछ करा ही नहीं। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे वो उसको एक्सेप्टेंस देते हैं। रिसेंटली declassified report shed light on these abuses and recommend official acknowledge repartitions and the establishment of the legal framework to prevent future violations। आगे जाके future violations ऐसे ना हो तो उससे related measures लेने चाहिए। The Sri Lankan government is now set up to debate this report, a move seen as a delayed but critical step towards justice। ठीक है, यहाँ पे आपको delayed justice देखने को मिलेगा, लेकिन एक critical step लिया गया है towards the justice। आगे देखा जाए तो भी इस आर्टिकल की जो कंप्लीट समरी लिख रखी है मैंने, डेट इज द श्रीलंकन पार्लियामेंट विल डिबेट डिक्लासिफाइड, जो भी रिपोर्ट हो रखी थी, जो भी 1980 में हुआ था टॉर्चर वगैरह, उससे रिलेटेड अब कंप्लीट एक डिबेट वगैरह निकल के आएगी। फिर जब आगे जो कुछ भी होगा तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू। द रिपोर्ट इनिशियली सरप्राइज्ड रिवील्स। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताया ना कि इनिशियली जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था, तो इनिशियली जो रिपोर्ट थी वो सप्रेस कर देती है। रिवील सेवरल ह्यूमन राइट्स अब्यूज ड्यूरिंग दी जेपीवी
intersections, ठीक है. The government plans to acknowledge the violations and discuss potential reparations despite concerns that the debate may reignite political tensions. Victims, families, and human rights groups view it as a crucial step towards justice and the रिकन्सिलिएशंस, ठीक है. तो भैया जो भी जस्टिस वगैरह है वो सीधी सी बात मिलनी चाहिए. अब आगे जाके देखना होगा कैसी चीज़ निकल के आती है, तो उससे रिलेटेड हम पत्रिका में आगे कर लेंगे. आगे बात की जाए तो भैया एक और आपको देखने को मिलेगा न्यूज़, जो कि अब नेशनल अफेयर से आपको देखने को मिलेगा. डेट इज कि भैया रिजर्वेशन कैटेगरी है जो, मतलब आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बाद भी आप देखोगे तो जम्मू के जो लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है एज कम्पेयर टू दी कश्मीर, ठीक है. ये इस आर्टिकल में मैंशन है. आप देख सकते हो द ऑफिशियल डाटा वॉज tabled before the assembly on the population who benefited under the different reserved categories in the union territory since April 2023 अप्रैल से बात की जा रही है 2023 से, जब से बात बोली गई थी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, मतलब ठीक है. आगे देखो तो आपको ऐसा ही सेम आर्टिकल आपके नेशनल अफेयर्स के पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. अब इसके अगर की फीचर्स की बात की जाए कि भी एग्जैक्टली है क्या, तो ऑफिशियल डाटा जो निकल के आया है जो कि इस आर्टिकल में प्रेजेंटेड था, जम्मू एंड कश्मीर का असेंबली रिवील्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी बेनिफिट जम्मू को करती है मोर देन द कश्मीर. आप देख सकते हो अप्रैल 2023 से लेकर कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स निकल के आए द कैंडिडेट्स फ्रॉम द जम्मू दैट बेनिफिटेड अंडर द वेरियस रिजर्व्ड कैटेगरीज कंपेयर टू द कश्मीर. अगर उनमें से कुछ की फीचर्स की या फिर की स्कीम्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो एससी कैटेगरी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, जहाँ पे आप देख सकते हो 67,112 बेनिफिशरीज फ्रॉम द जम्मू हैं. वहीं पे कश्मीर को वालों का इसमें पार्टिसिपेशन भी नहीं है. वहीं पे देखो अगर एसटी कैटेगरी के बारे में, तो एसटी कैटेगरी में आपको अराउंड 85.3% जम्मू से देखने को मिलेंगे एंड 14.7% आपको कश्मीर से देखने को मिलेंगे. ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की देखोगे तो 92.3 जम्मू से देखने को मिलेंगे, वहीं पे 7.7% आपको कश्मीर से देखने को मिलेंगे, ठीक है. आगे जाके वही है कि भैया एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना, तो वो पॉलिटिक्स का थोड़ा पार्ट आ जाता है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी हाईलाइटेड थी, जैसे जो भी भैया आप डाटा वगैरह देख रहे हो वो 2011 के सैंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है. जहाँ पे आप देखो तो जो आपकी कश्मीर की पॉपुलेशन है वो 55% आपको देखने को मिलेगी ऑफ द टोटल जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन. लेकिन वहीं पे अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी को देते हुए जो बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे तो वो भैया आपके कश्मीर जम्मू वालों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द कश्मीर, लेकिन कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो अब देखना ये है कि भैया ये जो अब क्योंकि ये सारी जो डाटा है वो आपके 2011 के सेंक्शंस के सेंसस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं. तो अब जाके पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर गई है वो आपको मैटर करता है ना, कि भैया तब जाके तो आप क्लियरली बता पाओगे. तो ये कुछ इस बातें आर्टिकल में मेंशन थी. अच्छा, आपको याद हो तो भैया यही कुछ आर्टिकल आपको आज से शायद कल नहीं, शायद परसों के आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ शायद हमने इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जेंडर के बारे में बात की थी हमने, है ना, कि भैया जेंडर पारिटी करके ऐसा कुछ आर्टिकल था. आगे देखो, आगे भी है तो आपको इंडियन एक्सप्रेस का कंप्लीट आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेंशन है कि टुडे इन पॉलिटिक्स मोदी टू रूल आउट ₹11,600 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन दी असम, खागरे टू किक ऑफ कांग्रेस केरला कैंपेन, ठीक है. अब भैया ये थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि ये असम से रिलेटेड है, ठीक है, असम से रिलेटेड है एंड असम की डेवलपमेंट की बात की गई है. आपको अगर याद हो तो भैया असम में भी असम एंड बिहार ऐसे कुछ दो स्टेट्स हैं जहाँ पे हैविली तरीके से बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके आ रहे हैं ना. आप देखो तो बिहार को तो भैया मोदी साहब कई जगह प्रमोट भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा इंटरनेशनल फोरम उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही खुद के ऑफिशियल मतलब बोल सकते हैं जो उनका ऑफिशियल फोल्डर वगैरह है ना उस टाइम पे, मतलब जो ऑफिशियल उनका इंस्टाग्राम शायद अकाउंट है, वहाँ पे कुछ निकल के आई थी वीडियो फुटेजेस, तो वो मैं शेयर कर दूंगा. अच्छा, टेलीग्राम पे. सो अमित शाह एंड नड्डा आर होल्डिंग मीटिंग्स विद द बीजेपी स्टेट कोर कमेटी इन द कांग्रेस रूल तेलंगाना एंड हिमाचल रेस्पेक्टिवली टू फिर्म अप देयर स्ट्रेटेजी फॉर द एलएस, ठीक है. आगे देखो, आपको सेम आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेंशन है कि भैया कांग्रेस स्केट करते हैं असम को, मोदी हेल्प टू बिल्ड आउट. एग्जैक्टली है क्या. अब भी इस आर्टिकल में बताया गया कि भैया जो कांग्रेस ने जो ये खराब कर दिया था, जो असम में जो सारी चीजें थी वो भैया मोदी साहब ने दोबारा से रीबिल्ड कर रखी हैं, ठीक है. अब हुआ कैसे, मोदी साहब ने क्या कर रखा है, कई सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके आए हैं वो इस जगह पे. लेकिन भैया यहाँ पे फिर अमित शाह का क्या रोल आ गया, अमित शाह यहाँ से कैसे बोल रहे हैं, तो देखो भैया अमित शाह जा रखे हैं अभी 3 डे की विजिट पे, ठीक है. अमित शाह कहाँ गए हैं अभी, अमित शाह गए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फ्राइडे से ये सारी विजिट स्टार्ट होती है, ठीक है. अमित शाह साहब जा रखे हैं 3 डे की विजिट पे टू द असम एंड मल्टीपल स्टेट्स को भी वो कवर करने वाले हैं. वहीं पे अगर 3 डे की विजिट में देखा जाए तो उन्होंने एक पुलिस अकेडमी का इनॉग्रेशन कर रखा है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस आर्टिकल में सब कुछ मेंशन कर रखा है. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ब्लेम्ड कांग्रेस फॉर लीविंग असम स्कैर्ड एंड क्रिएटेड पीएम मोदी फॉर रिबिल्डिंग इट्स थ्रू द पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है. तो जो ये कांग्रेस ने वहाँ पे किया असम में, वो कहीं ना कहीं असम की बर्बादी थी एंड वहीं पे पीएम मोदी साहब ने पीस और डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए उसको दोबारा से आगे बढ़ाने की कोशिश की है. ड्यूरिंग हिज 3 डे विजिट नॉर्थ ईस्ट विजिट, जहाँ पे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को विजिट करने वाले हैं, तो वहाँ पे असम पे भी गए थे. तो वो इनॉग्रेट करते हैं जो कि 1224 करोड़ का एक पुलिस अकेडमी जो कि वहाँ पे बनाई गई है इन दी देरगांव. तो ठीक है, देरगांव में अकेडमी बनाई गई है कंप्लीट.
जिसका इनॉग्रेशन अमित शाह द्वारा किया गया है। की हाइलाइट्स पॉइंट की बात करें तो भैया क्यों बोल रहे हैं कि भैया मोदी साहब ने उतनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट कर रखी है, तो देखोगे 27,000 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा इन द असम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वहीं पे आपको 9,000 से ज़्यादा मिलिटेंट जो कि सरेंडर कर देते हैं ड्यू टू पीस पैक्ट। एंड वहीं पे असम की इकोनॉमी ग्रो करती है 4.5 लाख करोड़ से लेकर 5.5 लाख करोड़ तक, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहीं पे आप असम एडवांटेज की भी बात कर सकते हो, जिससे रिलेटेड मैं पहले डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे मतलब लिख देता हूँ, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कुछ कुछ कहना चाह रहा है, जैसे कि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट करता है एग्री बजट विद ₹45,661 करोड़ आउटलेज, ठीक है। तो भैया आपको पता है कि हर स्टेट का भी ऑलमोस्ट बजट चल ही रहा है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बजट को मतलब एग्रीकल्चर को एक बेनिफिट करते हुए तमिलनाडु एग्रीकल्चर ने बजट में जो इंक्रीज किया गया है 2024 में, उन्होंने फोकस किया है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है, एंड जीआई टैग मिल रखा है फॉर 10 एग्री प्रोडक्ट्स एंड अदर हाईलाइट्स, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर पे प्रमोट कर रहे हैं, ये सबसे भैया एग्रीकल्चर के लिए बजट उन्होंने इंक्रीज कर रखा है। इसी के साथ इन्होंने जीआई टैक्स भी मिल रखा है इनके यहाँ 10 प्रोडक्ट को, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। एंड जो देखा जाए तो एग्रीकल्चर को एक नया बूस्ट देते रहे हैं, वो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंश्योर करते हुए, तो इस वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे अगर आप इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देखोगे तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि भैया जो आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट करती है एग्रीकल्चर बजट, जिसमें वो इतने रुपए का आपको आउटले देखने को मिलेगा फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर, जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं, आगे कुछ और चीज़ों को भी, जैसे हॉर्टिकल्चर को एंड फार्मिंग सेक्टर अक्रॉस 7 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, मतलब सदर्न स्टेट, जहाँ पे आपको आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, और जो भी आपकी ओशन करंट्स वगैरह होती है, तो उनका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है वहाँ की ज्योग्राफी पे, ठीक है। सो की इनिशिएटिव्स इंक्लूड कौन से हैं, जैसे क्रॉप एरिया रिकवरी की जाएगी, जैसे आपको मतलब देखें तो अभी तक क्या क्या कर रखा है इन्होंने या फिर जो आगे करेंगे। तो जो क्रॉप एरिया है, मतलब आप देखोगे तो 1,146.77 लाख एकड़, जो कि 19 से 20 इतनी ये जगह थी भैया जहाँ पे आप खेती कर सकते थे, इन्होंने खेती की जगह को इंक्रीज करते हुए 164.85 लाख एकड़ कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हो 2023 2024 में, तो एक अच्छी चीज हुई है। आगे देखो, अपलिफ्टमेंट ऑफ टैंक्स कैसे भी आपको पता चाहिए कि तमिलनाडु जैसी जगह पे फ्रेश वाटर की कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है, या फिर एक जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे रिमोट एरिया से जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टैंक्स की एक इंपॉर्टेंट भूमिका देखने को मिलेगी। तो 127 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया गया था फॉर द वाटर स्टोरेज इन द ड्राई एरियाज। इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की गई है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ही मद्देनजर रखते हुए की गई है, ठीक है। तो मनरेगा स्कीम के अंदर जहाँ पे आपको 2,000 रुपए अलोकेट किए गए, 2,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए, ठीक है। सो दिस बजट एम्स टू सपोर्ट फार्मर्स एंड बूस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट पेज के साथ, है ना, डेट इज भैया ये इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, या जो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल पेज है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रायसाना डायलॉग के बारे में। रायसाना डायलॉग है क्या, रायसाना एक डायलॉग टाइप, मतलब डायलॉग का मैंने बताया ना कि जियो पोलिटिकल टर्म्स में डायलॉग का मतलब होता है बेसिकली 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज या फिर मल्टीपल कंट्रीज एक फोर फ्रंट पे आके टेबल टॉक करती हैं, तो उसको हम रायसाना डायलॉग बोलते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थ में मेंशन थे, जो कि मतलब उनको पीछे की चीज़ें, मतलब जो अभी तक हो रखी हैं, जैसे रायसाना डायलॉग में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड थी। लेकिन अभी के लिए हमारा कितना इंपॉर्टेंट है आप देखोगे तो भैया इससे रिलेटेड जो मार्च ऑफ 16th है, आज ही आप देखोगे मार्च ऑफ 16th को ही ये पूरा का पूरा पेज रिलीज किया गया है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप इस पेज में देखोगे तो ये रहा आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पेज। अच्छा, ये भैया कौन है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे आपके न्यूजीलैंड के पीएम, ठीक है। इनको एज अ चीफ गेस्ट इस रायसाना डायलॉग में बुलाया गया। अच्छा, रायसाना डायलॉग 2025 की इंडिया होस्ट करने वाला है, जिसमें आपको थीम वगैरह थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें भैया तो रायसाना डायलॉग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये ऑफिशियल पेज है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो रायसाना डायलॉग जो कि मार्च 16 सॉरी जो कि भैया ये मार्च 16, ठीक है, मार्च 16 2025, ठीक है। सो द रायसाना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिकल्स एंड जियो इकोनॉमिक्स कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी जियोपॉलिटिक्स एज वेल एज जियो इकोनॉमिक्स रिलेटेड इश्यूज फेस कर रही है, उनको एड्रेस करने के लिए ये रायसाना डायलॉग की जाती है। इसका 10th एडिशन होने वाला है, जो कि 17 से लेकर 19 मार्च तक होगा। एंड इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आपकी तभी निकल के आएंगी, तो उन्हीं आर्टिकल्स में मैं इसको और भी इसके जो पीछे के डेवलपमेंट्स होंगे और जो पीछे की हाईलाइट्स होंगे वो भी कवर कर दूंगा, ठीक है। आगे देखो तो प्राइम
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे आपके डायलॉग को विद द पीएम ऑफ द न्यूजीलैंड, जिनका नाम है भैया आपके क्रिस्टोफर ल्यूनक्स, जिनकी इमेज मैंने आपको पहले दिखाई, विल जॉइन द इनॉग्रल सेशन एज द चीफ गेस्ट एंड डिलीवर द की नोट्स एड्रेस। ठीक है, आगे देखो तो टेंथ जो रैसाना डायलॉग है वो विटनेस करेगी पार्टिसिपेशन इन द रिप्रेजेंटेटिव, जो कि 125 से ज्यादा कंट्रीज से आने वाले हैं, जो कि मिनिस्टर्स हो सकते हैं, फॉर्मर हेड हो सकते हैं, स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री कमांडर्स, कैपिटल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी लीडर्स, एकेडमिक्स के लीडर्स हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम दी लीडिंग थिंक टैंक एंड यूथ। ठीक है, आगे देखोगे तो भैया आपको ये फिफ्थ में देखने को मिलेगा, थीम जो दी गई है, थीम दी गई है क्या भैया, आपका काल चक्र। ठीक है, काल चक्र इसकी थीम है, जहाँ पे पीपल, पीस एंड प्लैनेट को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, अगर आप इस फिफ्थ वाले पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अभी कि भैया आगे इस पूरी की पूरी समिट में होगा क्या। जैसे पहला पॉइंट अगर देखोगे तो आप पॉलिटिकल इंटरप्टेड, मतलब शिफ्टिंग सैंड एंड डिजाइन राइजिंग टाइस, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो भी आगे पीछे होती हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो G20 का भी मैंने आपको चीजें क्या बताया था, G20 का अगर आपको शेरपा ट्रैक एज वेल एज फाइनेंस ट्रैक याद हो तो पहले फाइनेंस ट्रैक ही हुआ करता था, उसी के लिए G20 बनाया गया था, लेकिन आगे शेरपा ट्रैक इंक्लूड क्यों करना पड़ा, क्योंकि भैया आगे की जो भी चीजें हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है ना, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जब उन चीजों को मानेंगे, जब उन पॉलिसीज पे वर्क करेंगे, तब जाके तो वो कंट्री उन पर पे कर पाएगी। तो पहला पॉइंट आपको वही देखने को मिलेगा। दूसरा मिलने देखने को मिलेगा रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्राइलेमा। ट्राइलेमा का आप देखो तो हु वेयर एंड हाउ, मतलब कौन कहाँ और कैसे। आप देखो तो इसमें यूएसए का भी मेंशन किया जाएगा। यूएसए ने भैया पेरिस एग्रीमेंट से हाथ हटा दिया, वो बोल रहे हैं कि ऑयल एंड वगैरह वगैरह चीज़ों को तो हम हैवी तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया पॉल्यूशन भी उसी नजरिए से देखने को मिलेगा। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया था कि पॉल्यूशन बढ़ने से आपके ग्लेशियर्स वगैरह तो मेल्ट हो ही रहे हैं। आपको अगर बताओ जो डीप सीक के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर को आ रहे हैं वो। ठीक है, इसी के साथ आप देखो तो सैटेलाइट्स में आपकी पूरी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आर्टिकल मैंने आपको शेयर करा था टेलीग्राम पे। ठीक है, आगे देखो तो डिजिटल प्लानट की बात की जा रही है, मतलब डिजिटलाइज कैसे करना है चीजों को। आगे आप देखो तो फोर्थ पॉइंट मिलिटेंट मर्केंटिलिज्म। ठीक है, तो मतलब ट्रेड सप्लाई और चेंज, मतलब सीधी सी बात है कि भैया टेररिज्म को खत्म करते हुए मिलिट्री उन पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेड कैसे करेंगे, आगे सप्लाई चेंज कैसे होंगी, क्या भैया एक दूसरे के साथ हम पोर्ट्स वगैरह शेयर करेंगे या फिर मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करने वाले हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कवर की जाएंगी। ठीक है, इसको 3500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि 125 कंट्रीज से आएंगे। बाकी अगर आपको और जानना है तो आप भी इस वेबसाइट वगैरह को विजिट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैसा अमेजिंग नोट कंटेंट। बाकी भाई कंटेंट कैसा लग रहा है यार एक बार कमेंट कर दिया करो। ठीक है।